स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप सनातन धर्म के बारे में सुन रहे होंगे। बेसिकली क्या है, तमिलनाडु के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनके जो बेटे हैं उन्होंने कुछ ऐसा रिमार्क दे दिया है, कुछ ऐसी बातें कह दी हैं सनातन धर्म को लेकर, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हो गया है। ये आप देख सकते हो, उदयनिधि स्टालिन जो कि बेटे हैं MK स्टालिन के, सेज विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। मतलब कि उनका यह कहना है कि जो उन्होंने कहा था वो उससे हटेंगे नहीं, वो बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम जानेंगे सनातन धर्म के बारे में क्या बोला गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि आखिरकार तमिलनाडु के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है, वो एंटी रिलीजन एंटी कास्ट क्यों बनी, उसका इतिहास क्या रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन, जो कि MK स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे हैं। बेसिकली क्या है कि 2 सितंबर को वो एड्रेस कर रहे थे इन तमिलनाडु एट अ मीट ऑफ तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। मतलब कि यहां पर कुछ एक मीट था, उसके अंदर वो स्पीच दे रहे थे और अपने स्पीच के दौरान उन्होंने बेसिकली कहा ही वांट्स टू इरेडिकेट सनातन धर्म। मतलब कि वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, इरेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आरोप यह है कि जो सनातन धर्म है वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है, वो उसके खिलाफ है। तो उसीलिए उनका कहना था कि हम सनातन धर्म को नहीं चाहते। साथ ही साथ उन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो हिंदू राष्ट्र की अक्सर चर्चा होती रहती है, यहां पर जो राइट विंग पार्टीज हैं उनकी तरफ से कुछ बोला जाता है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि धर्म जो है बेसिकली, मतलब कि जो सनातन धर्म है उसको कोरोना वायरस से, मलेरिया से, फीवर से कंपेयर किया, मतलब एक डिजीज की तरह कंपेयर किया कि वो एक तरह की बीमारी है जिसको हमें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि व्हाट इज सनातन, मतलब कि जो सनातन धर्म में सनातन है ये एक्चुअली संस्कृत शब्द से आया है। बेसिकली मैं आपको अभी उनका बयान दिखा रहा हूं, बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो उनका यह कहना था कि जो सनातन है इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड नथिंग एल्स, इट इज इटर्नल, दैट इज इट कैन नॉट बी चेंज। बेसिकली वो एक प्रकार से कंपेयर कर रहे थे तमिलनाडु के अंदर जो पॉलिटिक्स है और जो डीएमके ने स्टार्ट किया था उसको द्रविड़ आइडियोलॉजी कहते हैं। तो वो एक प्रकार से सनातन धर्म को द्रविड़ आइडियोलॉजी से कंपेयर कर रहे थे कि द्रविड़ आइडियोलॉजी है वो बेटर है, और जो सनातन धर्म है वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब के खिलाफ है। साथ ही साथ वहां पर जो वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने तारीफ भी की ऑर्गेनाइजर्स की, और कहा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ऑपोजिशन टू सनातन ना रख के ये जो थीम है वो रखा, और ये थीम क्या था, सनातन एलिमिनेशन। मतलब कि सनातन जो धर्म है उसको खत्म करो, उसको एलिमिनेट करो। अब इसी को लेकर ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है जिस तरह की पॉलिटिक्स है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से यहां पर चीजें चल रही हैं, ऑब्वियस सी बात है इसका रिपरकशन आना था। और जैसे ही ये यहां पर बयान आता है तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आप देखोगे, और जो बीजेपी है उन्होंने यहां पर इसको लेकर हिट बैक किया, कहा कि जो भी बयान दिया गया है वो सही नहीं है। और स्पेशली क्योंकि आपको पता होगा इस समय जो ओपोजिशन पार्टीज का अलायंस है जिसको इंडिया बोला जा रहा है, INDIA, तो उसको लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि जो तमिलनाडु की डीएमके पार्टी है वो इंडिया अलायंस का पार्ट है, और इसीलिए बीजेपी ने सवाल उठाया कि डीएमके की तरफ से यह बयान आना क्या इंडिया अलायंस जो है उसको सपोर्ट करता है। और इसी को आप देखोगे तो खुद जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए कि इस तरह के जो बयान है वो पहली बार नहीं दिया जा रहा है, ये बार बार रिपीट किया जाता है, सनातन धर्म को इंसल्ट करने की कोशिश की जाती है। और इसी का रिपरकशन अगर आप देखिए तो सोशल मीडिया में कई लोग अपना अपना बयान दे रहे थे कि ये जो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है वो नहीं देना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस का एक सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बयान आया है इस चीज को लेकर, उसमें भी आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। जैसे कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं केसी वेणुगोपाल, उनका कहना था कि देखिए कांग्रेस के अंदर यहां पर ऐसा विचारधारा है कि वो सबके बिलीफ को जो है रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब कि जिसका जो भी बिलीफ हो हम उसको अगेंस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो कमलनाथ है मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा कि जो स्टालिन का ये बयान था, दीज मे बी हिज पर्सनल व्यूज, आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विथ मिस्टर स्टालिन। और इसके साथ साथ यही नहीं, अगर आप कर्नाटका के अंदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको पता है ना कि प्रेसिडेंट हैं इस समय कांग्रेस के, उनके जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनसे जब इसको लेकर सवाल उठाया गया तो उन्होंने देखिए क्या बोला। उन्होंने कहा कि एनी रिलीजन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, कोई भी ऐसा रिलीजन जो इक्वालिटी प्रमोट नहीं करता, जो ह्यूमन बींग्स के डिग्निटी को इंश्योर नहीं करता, तो मैं उसको रिलीजन नहीं मानता। मतलब कि वो एक तरह से जो उदयनिधि स्टालिन है उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर अलग अलग आपको बयान देखने को मिलेंगे। खैर, जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो कल ही यहां पर जो उदयनिधि स्टालिन है उन्होंने इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि देखिए यहां पर जो भी मैंने अपना बयान दिया है वो बेसिकली क्रिटिसिज्म है। उनका ऐसा कहना था कि सनातन धर्म जो है वो इरेडिकेट होना चाहिए, वो उनका बिलीफ है वो और उसको मानते हैं। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो द्रविड़ आइडियोलॉजी है वो बेटर है सनातन धर्म से, इसीलिए हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को हटाया जाए। लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि उनके बयान से ऐसा लगता है कि यहां पर वो जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, मतलब कि सनातन धर्म को जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं तो उनका जेनोसाइड करना चाहिए। तो उनका ऐसा कहना था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, ये गलत तरह की धारणा बनाई जा रही है उनके बयान से। और यहां पर उनका कहना था कि जब भी कोई द्रविडम आइडियोलॉजी को अगेंस्ट जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डीएमके के वर्कर्स को किल करना चाहता है। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो बीजेपी है, जो सेंटर में पार्टी है, वो एक प्रकार से जो फैक्ट्स है उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है। खैर, यहां पर एक अलग मामला है और आप देखोगे तो हर जगह कहीं ना कहीं अब लगातार इसको लेकर बयान आते रहेंगे। जैसे अयोध्या के अंदर जो गुरु हैं उनका एक कहना था कि यहां पर जो उनका सर अलग करके लाएगा उसको 10 करोड़ हम देंगे। खैर, ये सारी चीजें एक तरफ से चलती रहेंगी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि सनातन धर्म बेसिकली क्या है, यहां पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। देखो, ये जो शब्द है ना सनातन धर्म, ये संस्कृत टर्म है एक प्रकार से। इसको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो अलग अलग आपको मीनिंग मिलेगा, लेकिन एक कॉमन अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है इटर्नल रिलीजन, इटर्नल लॉ, अनशेकेबल, एंशिएंट एंड कंटिन्यूइंग गाइडलाइन। तो इस तरह के आपको मतलब देखने को मिलेंगे। मतलब कि रिलीजन है, इटर्नल रिलीजन है, इटर्नल लॉ है, मतलब यही है, जो भी है यही है। और साथ ही साथ यहां पर आप देखिए जो माइथोलॉजिस्ट हैं, जो ऑथर हैं देवदत्त पटनायक, उन्होंने भी ट्विटर पर इसके बारे में लिखा और कहा कि सनातन जो वर्ड है इसका मतलब होता है इटर्नल, डज नॉट अपीयर इन द वेदास। बेसिकली कहने का मतलब है कि कई लोग सोचते हैं कि जो सनातन शब्द है ना वो वेदास के अंदर भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वेदास के अंदर नहीं लिखा हुआ है। बेसिकली आगे चलकर जो भगवत गीता आपको पता होगा, वेदास पहले आया था, राइट, उसके बाद आपका भगवत गीता आता है जब लिखा गया था। अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो जो सनातन शब्द है वो आपको भगवत गीता के अंदर देखने को मिलेगा और उसमें अगर आप देखोगे इसका जो मतलब है वो बोला गया है, इट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ द सोल विच इज इटर्नल, नॉलेज ऑफ द सोल विच इज इटर्नल। और मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं तो सनातन उस चीज को रिलेट करता है, उस धर्म को रिलेट करता है जहां पर रीबर्थ की बात कही जाती है, जहां पर सोल की बात कही जाती है। मतलब कि वो सारे रिलीजन जहां पर रीबर्थ होता है ना, वो बेसिकली आपका इटर्नल रिलीजन की, मतलब जिसपे कंटिन्यूटी होती हो, ठीक है। मतलब कि जो रीबर्थ, मतलब किसी की मृत्यु हो गई तो उसका अगला जन्म होगा जिस भी फॉर्म में होगा, तो वो सारी चीजें बेसिकली उसको आप सनातन धर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, मतलब कि हम ज्यादातर सनातन धर्म को हिंदुइज्म से रिलेट करते हैं ना, बट मैं आपको बता दूं ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय जैन्स एंड बुद्धिस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें भी अगर आप देखोगे तो रीबर्थ की बात कही गई है, तो इसकी वजह से जैन्स और बुद्धिस्ट से भी इसको रिलेट करके देखा जाता है। लेकिन हाँ, वो बाकी रिलीजन जैसे जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, जो कि मिडिल ईस्ट से आए हैं, वहां पर इसको जोड़कर नहीं देखा जाता क्योंकि वहां पर वन लाइफ की बात कही जाती है, वहां पर रीबर्थ की बात नहीं कही जाती है। लेकिन वहीं हिंदुइज्म की बात करें, जैन्स की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, वहां पर रीबर्थ की बात कही जाती है। तो उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं, ठीक है। एंड रिसेंटली क्या हुआ है कि 19th 20th सेंचुरी, रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो
स्पेसिफिकली सनातन धर्म जब भी हम बोलते हैं तो यूजुअली इसको हिंदुइज्म से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये एक्चुअली हिंदुइज्म नहीं, ये जैन्स और बुद्धिस्ट से भी आप इसको जोड़कर देख सकते हो। अब मैं आता हूं तमिलनाडु के केस पर कि तमिलनाडु में ऐसी कौन सी पॉलिटिक्स हुई, इसका इतिहास क्या रहा जिसकी वजह से वहां पर आपको एंटी रिलीजन, एंटी कास्ट जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये कोई पहली बार नहीं है, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं आजादी के पहले पेरियार आपने सुना होगा ना, बेसिकली ईवी रामास्वामी नायकर आपको पता होगा, जिनको फेमसली पेरियार कहा जाता था। तो 1925 में उन्होंने फाउंड किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो अगर आपने इतिहास थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था वो क्या था, इट वाज एक्चुअली अगेंस्ट कास्ट एंड रिलीजन, मतलब कि ये एंटी कास्ट एंटी रिलीजन एक प्रकार से बॉडी बनाई गई थी, एक प्रकार से मूवमेंट चलाया गया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और इसको लीड किया जा रहा था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, जिनको पेरियार कहा जाता था। तो वो बेसिकली सपोर्ट करते थे सोशल रिफॉर्म्स, मतलब कि हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट और जेंडर को लेकर और जो जिस तरह से चीजें अपोज की जाती थी वो उसके खिलाफ थे, वो सोशल रिफॉर्मर थे। एंड वो तमिलनाडु के अंदर वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको काफी एम्फसाइज करते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं वो जस्टिस पार्टी के भी मेंबर थे। 1938 में क्या किया गया, जस्टिस पार्टी और सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट जो उन्होंने फाउंड किया था, उन दोनों को एक साथ लाया गया, ताकि अब ये एक साथ क्यों लाया गया, ताकि जो वहां की आइडियोलॉजी है तमिलनाडु की, उसको और तेजी से उभारा जा सके, और जो हिंदुइज्म के अंदर यहां पर जो कास्ट और जेंडर को लेकर जो चीजें थी उसको यहां पर हटाया जा सके। 1944 में उन्होंने एक नया आउटफिट बनाया जो पेरियार है, और उसको बोला गया डीके। डीके मतलब द्रविड़ कज़गम। और द्रविड़ कज़गम अगेन ये क्या होगा, इट इज एंटी ब्राह्मण, एंटी कांग्रेस, एंटी आर्यन, इस तरह की आइडियोलॉजी पर बिलीव करता था। और अल्टीमेटली डीके दैट इज द्रविड़ कज़गम का मेन एम था कि जो द्रविड़ नेशन है, जो तमिलनाडु वाला पार्ट है, उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, एक अलग देश बनाया जाए। लेकिन क्या होता है कि इसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो अलग देश की मांग थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है, देश आजाद हो जाता है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो पेरियार ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। लेकिन उनके जो सबसे खास जो एड थे, जिनका नाम था सीएन अन्नादुरई, ठीक है, 1949 में क्या हुआ, अन्नादुरई चाहते थे कि यहां पर इलेक्शन लड़ा जाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डीके से अलग हो गए वो, और उन्होंने बना दिया डीएमके, दैट इज द्रविड़ मुनेत्र कज़गम। और उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं। और जो पार्टी का प्लेटफॉर्म था, अगेन यहां पर आप देखोगे, इट बिलीव्ड ऑन सोशल डेमोक्रेसी एंड तमिल कल्चरल नेशनलिज्म। तो अगेन जो तमिल कल्चरल नेशनलिज्म है उसको अगेन आगे बढ़ाया जाए। फिर आगे क्या होता है, डीएमके में भी स्प्लिट हो जाता है। तो अभी आपको पता है ना, तमिलनाडु के अंदर दो मेन पार्टीज हैं, दैट इज डीएमके और एक है AIADMK। तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। 1969 में क्या होता है कि अन्नादुरई की मृत्यु हो जाती है और डीएमके को टेक ओवर कर लिया जाता है एम करुणानिधि। आपको याद ही होगा, एम करुणानिधि काफी लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। 1972 में देखिए आगे क्या होता है, एम करुणानिधि और यहां पर एक एक्टर पॉलिटिशियन थे, बहुत फेमस एक्टर थे तमिलनाडु के, MGR जिनको कहा जाता है, MG रामाचंद्रन, ठीक है। तो MG रामाचंद्रन और एम करुणानिधि में एक प्रकार से स्प्लिट हो जाता है, पार्टी में स्प्लिट हो जाता है दोनों के आइडियोलॉजी में। और MGR ने फॉर्म किया AIADMK, जो जयललिता की पार्टी आप जानते हो ना। तो उनसे पहले, जयललिता के पहले MGR थे जिन्होंने ही इसको फॉर्म किया था, AIADMK। और यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। डीएमके अगेन अगर आप देखोगे, जो इस समय जो स्टालिन जिनके पार्ट हैं, जिस पार्टी के मेंबर हैं, तो डीएमके अगेन एंटी रिलीजन, एंटी कास्ट, क्योंकि वहीं से वो निकल कर आए थे, इसीलिए वो लगातार कंटिन्यूटी होता गया है। और जहां तक AIADMK है, वो अगर आप देखोगे तो AIADMK उन्होंने अपना जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, और वो अपने आप को एंटी रिलीजन, एंटी कास्ट, इस तरह की चीजें नहीं बोलते थे। वो एक तरह से उन्होंने अपना थोड़ा सा न्यूट्रल स्टैंड रखना स्टार्ट कर दिया। 1977 में क्या हो जाता है, जो MGR हैं वो पावर में आते हैं, AIADMK जो पार्टी है वो पावर में आती है, बहुत पॉपुलर थे। और 1987 जब तक उनकी मृत्यु होती है तब तक वो पावर में बने रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि उन्होंने जो रैशनलिस्ट और एंटी ब्राह्मण जो एजेंडा था उसको एक प्रकार से डाइल्यूट किया, जो DMK का पार्ट हुआ करता था, और वो थोड़ा सा पार्टी आइडियोलॉजी से अलग हो गए थे। और इसी की वजह से, मतलब कि वो जो इतिहास रहा है ना,
उसी की वजह से आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों तमिलनाडु के अंदर जो पार्टीज हैं डीएमके स्पेशली अगर आप देखोगे तो वो एंटी रिलीजन एंटी कास्ट के तौर पर उभारती हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखिए पिछले एक दशक से, पिछले 5-7 साल से अगर आप देखोगे तो वहां पर भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अपोज किया जाता है रिलीजन को। इनफैक्ट डीएमके के मेंबर्स भी अगर आप देखोगे तो वो रिलीजियस अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी शामिल होने लगे हैं। तो चीजें थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट होती गई हैं। खैर आई होप कि आपको इसमें चीजें समझ में आ गई होंगी। और कंक्लूजन में मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जो उदयनिधि जो स्टालिन है उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने पेरियार का भी एक जो स्टेटमेंट था उसको वापस से दोहराया था। और मैं आपको बताता हूं क्या बेसिकली उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा, व्हाट डिड सनातन डू टू अ वुमेन, इट पुश्ड वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड इनटू फायर। जो सती प्रथा हुआ करती थी वो एक प्रकार से क्रिटिसाइज कर रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब भी कोई महिला विधवा हो जाती थी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी, तो उस महिला को सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी। लेकिन वहीं अगर हम द्रविडम आइडियोलॉजी की बात करें, मतलब कि जो स्टालिन है उन्होंने अपने स्पीच में यह भी कहा कि जो द्रविडम आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के सपोर्ट में है, जैसे कि महिलाओं को फ्री में बस सेवा प्रोवाइड करना, 1000 रुपए मंथली असिस्टेंस देना गर्ल स्टूडेंट्स को फॉर देयर कॉलेज एजुकेशन। तो इस तरह की चीजें, मतलब वो डिफरेंशिएट कर रहे थे कि एक तरफ द्रविडम आइडियोलॉजी है जो डीएमके फॉलो करती है वो बेटर है, और जो सनातन धर्म है वो वुमेन के खिलाफ है, इसीलिए हम उसको अपोज करते हैं। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी था, इससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड था वो हमने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या बता सकते हो पेरियार से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।